जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट पेपर का सेकंड चैप्टर कर रहे हैं एरिस्टोटल या अरस्तु। अरस्तु प्राचीन यूनानी दार्शनिक थे जिन्होंने प्राचीन राजनीति विज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके कारण इन्हें राजनीति विज्ञान का पिता भी कहा जाता है और भारत में यही स्थान कौटिल्य को प्राप्त है। अरस्तु ने पॉलिटिक्स नाम की पुस्तक की रचना की। उन्होंने राजनीति विज्ञान को मास्टर साइंस की संज्ञा दी। इनका जन्म 384 ईस्वी पूर्व मैसिडोनिया के तट पर स्टेगिरा नामक स्थान पर हुआ। अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे और सिकंदर के गुरु थे। प्लेटो के गुरु का नाम सुकरात था, तो नंबर 1 पे सुकरात आते हैं, नंबर 2 पे उनके शिष्य प्लेटो आते हैं, नंबर 3 पे प्लेटो के शिष्य अरस्तु आते हैं, नंबर 4 पे अरस्तु के शिष्य सिकंदर आते हैं। अरस्तु ने लाइसियम नामक एकेडमी की स्थापना की। इनकी जो रचनाएं हैं उसमें पॉलिटिक्स है, एथिक्स है और अन्य किताबें यहाँ पर दी गई है। आगे हम बात करते हैं कि अरस्तु की राज्य की अवधारणा क्या है। अरस्तु ने राज्य संबंधी मुख्य विचार राजनीति या उसकी पॉलिटिक्स में प्रस्तुत किए हैं, जो निम्न है। सबसे पहले वो बात करता है कि राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई या राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत कौन कौन से हैं। राज्य की उत्पत्ति के बारे में मानता है नंबर 1, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, राजनीतिक प्राणी है, जो स्वभाव से ही राजकीय जीवन के लिए बना है। सेकंड, वो बात करता है राज्य मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव समुदायों के निरंतर विकास का अंतिम परिणाम है। इस प्रकार से निष्कर्ष रूप में अरस्तु आगे बताता है कुछ पॉइंट्स। नंबर 1 है मनुष्य की परनिर्भरता या आत्मनिर्भरता की वो बात करता है। अरस्तु के अनुसार मनुष्य अपने स्वभाव से ही सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है। ऐसा व्यक्ति जो समाज के बिना नहीं रह सकता, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो मनुष्य समाज में नहीं रहता वह या तो देवता या पशु है। दूसरा है परिवार की उत्पत्ति। मनुष्य का जन्म हुआ, उसने परिवार बनाया, परिवार से समाज, समाज से देश या राज्य बना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर बना। इसी क्रम में वह मानता है कि परिवार की उत्पत्ति हुई। तीसरी वो बात करता है ग्राम की उत्पत्ति से। तो ग्राम की उत्पत्ति के बारे में अरस्तु बताता है जब अनेक परिवार एक साथ मिलकर रहते हैं, उनके साथ साथ रहने का उद्देश्य रोजाना की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, तो ग्राम अस्तित्व में आता है। चौथा वो बात करता है राज्य की उत्पत्ति। जब अनेक ग्राम मिलकर पर्याप्त आकार वाले पूर्ण समुदाय का रूप धारण कर लेते हैं तो राज्य भी अस्तित्व में आ जाता है। आगे अरस्तु बताते हैं कि राज्य की नेचर, स्टेट की नेचर क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके फीचर्स क्या है। सबसे पहले वो बात करता है कि राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। राज्य या तो कृत्रिम होगा, किसी के द्वारा बनाया जाएगा, या वो प्राकृतिक होगा। तो अरस्तु यहाँ बात कर रहे हैं कि राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। इसके पक्ष में वो तर्क देते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ये प्रूव करती है कि राज्य नेचुरल है या नहीं है। राज्य मानव स्वभाव में निहित है। अरस्तु के अनुसार राज्य एक प्राकृतिक आवश्यक संस्था है। यह प्राकृतिक इसलिए है क्योंकि इसकी उत्पत्ति मनुष्य के स्वभाव के कारण हुई है। प्रकृति ने मनुष्य को विवेक युक्त प्राणी बनाया है, इसलिए भी वो मानता है कि राज्य प्राकृतिक है। दूसरा है अन्य प्राकृतिक संस्थाओं से विकसित संस्था। राज्य का विकास परिवार, ग्राम नामक संस्थाओं से हुआ है, जो मनुष्य के लिए प्राकृतिक संस्थाएं हैं। वस्तुतः राज्य अपने से पहले ही प्राकृतिक संस्थाओं का पूर्ण विकास है। राज्य भी एक प्राकृतिक संस्था है, ये भी वो प्रूव कर रहा है। तीसरा, इसे प्राकृतिक बनाने के लिए वो प्रूव करता है कि राज्य प्रकृति के उद्देश्यों को पूर्ण करता है। प्रकृति का उद्देश्य होता है कल्याण करना। सभी उत्तम वस्तुएं, संस्थाएं प्रकृति की ही देन है। अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व मनुष्यों के साहचर्य के लिए नहीं, अपितु अस्तित्व में इसलिए है कि मनुष्य उत्तम कार्य कर सके या उत्तम जीवन की प्राप्ति कर सके। दूसरा, अरस्तु बताते हैं कि राज्य व्यक्ति से पहले का है। मनोवैज्ञानिक व तर्क की दृष्टि से अरस्तु बताता है कि ग्राम, परिवार स्वयं व्यक्ति से पहले राज्य आता है। वो इसके लिए तर्क देते हैं क्योंकि अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा है कि पहले व्यक्ति आया, व्यक्ति से परिवार आया, परिवार से राज्य आया। इस प्रकार से वो बताता है। लेकिन अरस्तु यहाँ पर तर्क दे रहा है कि पहले राज्य आया क्योंकि संपूर्ण पहले आता है और उसका कोई भाग बाद में आता है।
अरस्तु का प्रमुख तर्क है कि किसी अंग की तुलना में स्वयं जीवधारी का स्थान और महत्व होता है। वो बताता है कि प्रकृति का नियम है कि पूर्ण अनिवार्य रूप से अंश से पहले आता है, संपूर्ण चीज़ें पहले आएगी और उसके टुकड़े बाद में आते हैं। तीसरा, अरस्तु बताता है कि राज्य सर्वोच्च पूर्ण और आत्मनिर्भर संस्था है। राज्य के अंतर्गत व्यक्ति की समस्त प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, अतः राज्य सभी समुदायों में सर्वोच्च समुदाय है। आगे अरस्तु बताता है कि राज्य एक सावयक है। सावयक का मतलब होता है शरीर की भांति है, अंगों की भांति है। तो अरस्तु ये कहता है कि जिस प्रकार से मनुष्य के शरीर के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, उसी प्रकार से राज्य के भी बहुत सारे अंग हैं और उनसे मिलकर एक संपूर्ण राज्य का निर्माण होता है। आगे हम बात करते हैं राज्य के एम्स क्या है, इसके फंक्शंस क्या है, इसके वर्क क्या क्या हैं। अरस्तु के अनुसार राज्य महान उद्देश्य वाला समुदाय है। अरस्तु का प्रसिद्ध कथन है कि राज्य केवल जीवन के लिए नहीं बल्कि श्रेष्ठ जीवन के लिए अस्तित्व में आता है। राज्य के दो प्रकार के कार्य वो बताता है, नकारात्मक कार्य और सकारात्मक कार्य। प्रथम कार्य के लिए राज्य व्यक्ति को परस्पर अपराध करने से रोकता है, न्याय करता है और शांति सुरक्षा देता है। ये तो वो बात करता है उसके नेगेटिव फंक्शंस की। पॉजिटिव फंक्शंस वो बता रहा है, राज्य सकारात्मक कार्य द्वारा वातावरण को उत्पन्न करता है जो व्यक्ति में सद्गुणों की वृद्धि करता है और उसको अच्छा जीवन जीने के लिए मदद करता है। आगे हम बात करते हैं अरस्तु के आइडियल स्टेट की। जैसे आपने प्लेटो का आइडियल स्टेट पढ़ा था, यहाँ अरस्तु का आदर्श राज्य कौन सा है? तो अरस्तु का आदर्श राज्य है सेबाइन के अनुसार। अरस्तु जिसे आदर्श राज्य कहता है वह प्लेटो का सब आइडियल स्टेट था जो उसने लॉज में दिया था। अरस्तु का आदर्श राज्य प्लेटो के उपादर्श राज्य जैसा ही है, लेकिन यह उसकी तुलना में अधिक व्यवहारिक है और यथार्थ है। आगे वो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बताता है कि अरस्तु ने आदर्श राज्य की कौन कौन सी विशेषताएं बताई है। नंबर 1 है शासन का स्वर्णिम मध्य मार्ग का सिद्धांत। अरस्तु के अनुसार आदर्श राज्य का मुख्य लक्षण यह है कि उसे नागरिकों के नैतिक विकास में सहयोगी होना चाहिए ताकि वो अच्छी लाइफ जी सके। किंतु कोई राज्य इस कार्य को तभी कर सकता है जब तक कि राज्य में नैतिक गुण संपन्न शासक हो। इस प्रकार से वो 3 लक्षण वाली प्रमुख शासन व्यवस्थाएं बताता है, मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी और पॉलिटी। पॉलिटी का मतलब यहाँ पर डेमोक्रेसी से है, जिसे संवैधानिक तंत्र भी कहा जाता है। सामान्य इन तीनों शासन प्रणालियों में संयुक्त लोकतंत्र या जो पॉलिटी है उसे उसने आदर्श माना है, सबसे अच्छी व्यवस्था के रूप में अरस्तु स्वीकार करता है। वो ये बताता है कि पॉलिटी से अच्छी कोई भी व्यवस्था नहीं है। अरस्तु द्वारा संयुक्त लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन मानने का प्रमुख कारण यह है कि इसमें शासन के स्वर्णिम मध्य मार्ग का सिद्धांत निहित है। अरस्तु का कथन है कि वह राज्य निश्चय ही सर्वोत्तम होगा जो राजनीतिक अतिवाद की उपेक्षा करता है, क्योंकि राजनीतिक अतिवाद ही प्रमुख रूप से राजनीतिक बुराइयों की जड़ है। आगे वो कहता है, अरस्तु ये बताता है आगे कि राज्य जो भी हो उसकी शासन प्रणाली अच्छी होनी चाहिए। संयुक्त लोकतंत्र एक मिश्रित शासन प्रणाली है जिसमें गुण और संख्या दोनों ही दृष्टि से हर एक तत्व को उचित स्थान प्रदान किया गया है। यह मध्यवर्गीय शासन है। दूसरा वो बात करता है कि आदर्श राज्य में रूल ऑफ लॉ विधि का शासन होना चाहिए। राजा को नियमों और कानूनों के अनुसार कार्य करना चाहिए। तीसरा वो बात करता है शासन के अंग कौन कौन से होंगे, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट कौन कौन से होंगे। एक तो असेंबली होगी, लोकप्रिय सभा। यह नागरिकों से बनी सभा है जो शासन के विभिन्न विषयों पर विचार करती है और निर्णय लेती है। अगर हम वर्तमान में बात करते हैं तो आपकी जो लेजिस्लेचर है वो उसकी बात बहुत पहले ही कर चुका है। लोकप्रिय सभा का मतलब है लेजिस्लेचर जो कानून बनाएगी। दूसरा अरस्तु बताता है कार्यकारिणी सभा, ये है आपकी एग्जीक्यूटिव जो वर्तमान में कार्यपालिका जिसे कहते हैं कार्यकारिणी सभा, उसने पहले ही बता दी थी। यह लोकप्रिय सभा द्वारा लिए गए निर्णयों को अप्लाई करेगी, एग्जीक्यूट करेगी। और थर्ड जो पार्ट बता रहा है वो है जुडिशरी, जो वर्तमान में भी आपके सर्वोच्च न्यायालय है। यह न्याय संबंधी कार्यों को करती है। आदर्श राज्य के लिए फोर्थ पॉइंट की बात करता है पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन के लिए प्लेटो की जैसे कोई निश्चित जनसंख्या नहीं बता रहा है, लेकिन फिर भी जनसंख्या के क्षेत्र में वो मध्य मार्ग बताता है। अर्थात जनसंख्या न तो बहुत अधिक हो और न ही बहुत कम होनी चाहिए,
उसको बीच की जनसंख्या होनी चाहिए। राज्य की या प्रदेश की अवस्थिति, टेरिटरी, लोकेशन कैसी होगी, इसके बारे में भी अरस्तु बात करता है। वह बताता है कि राज्य ऐसी जगह स्थित होना चाहिए जहाँ वह शत्रुओं से अपनी रक्षा कर सके, न तो समुद्र से बहुत ज़्यादा दूर होना चाहिए, न ही बहुत ज़्यादा पास होना चाहिए। इसके अलावा वह यह भी बताता है कि राज्य हमेशा सुरक्षा की दृष्टि से क्षेत्रफल उसका इतना ही होना चाहिए कि न तो कम हो न ही बहुत ज़्यादा, ताकि राज्य की रक्षा की जा सके। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।